हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ा था। कौन सा रिएक्शन? SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। उसका एक तरह से हम लोग अभी यहां पर कंपैरिजन करेंगे। अगर बात करें यहां पर SN1 की और SN2 की, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं SN2 और यहां लिख रहा हूं मैं SN1। SN2 की अगर बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज बाइमोलिकुलर कॉमा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके बारे में क्या लिखेंगे? यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रेट लॉ की बात करें तो R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू अल्काइल हैलाइड टू द पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1। मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 1 है। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 2। यहां पर रेट लॉ लिखें तो अल्काइल हैलाइड का पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 0। मतलब न्यूक्लियोफाइल के चेंज करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये 1 स्टेप रिएक्शन था। 1 स्टेप रिएक्शन और ये क्या था? 2 स्टेप रिएक्शन। ये 2 स्टेप रिएक्शन है और ये क्या है? 1 स्टेप रिएक्शन। इसमें क्या बनता था? ट्रांजिशन स्टेट। और इसमें क्या बनता था? SN1 में कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। अब देखो SN2 में क्या होता था? न्यूक्लियोफाइल के हेल्प से होता था। तो टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और इसमें क्या लिखेंगे? टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। किसमें फेवर होगा? पोलर प्रोटिक में कि पोलर एप्रोटिक में? ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। किसमें होगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होगा और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल इज फेवरेबल कंडीशन। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग होगा या जितना कंसंट्रेटेड होगा, रिएक्शन उतना फेवर करेगा SN2 की तरफ। और इसमें क्या लिखेंगे? नो इफेक्ट ऑफ। मतलब अगर यहां न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कर देंगे SN1 का रेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि SN2 प्रोसीड होने लगेगा। ये फेवर होगा फेवर्ड बाय हेवी मेटल कटायन like
Ag प्लस Pb प्लस 4 एक्सेट्रा, ये सब कटायन क्या करेंगे, ये देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट, इसमें प्लस चार्ज बहुत ज्यादा, पोलराइजेशन करके CX बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, X माइनस को पोलराइज करके अपने पास तोड़ देंगे और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कराएंगे। और ये कार्बोकटायन का चूंकि फॉर्मेशन कराएंगे इसलिए SN1 की तरफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड होगा। यहां पर अगर रेट की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, तो CH3X इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मतलब RCH2X is more reactive than R is more reactive than 3 degree alkyl halide. यहां की अगर बात करें तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड is more reactive than 1 degree alkyl halide. देखो ये अगर बात करें तो यहां पर SN1 बहुत ही कम होता है, मतलब तुमको क्या पढ़ना है, अल्काइल हैलाइड में जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है वही SN1 रिएक्शन देता है। कौन? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। आप ये बोल सकते हो कि वीक है, यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन कहां होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल में होगा। इन प्रेजेंस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल, लाइक H2O, ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आप क्या ले सकते हो, जैसे OH माइनस, भाई अनायन जो होता है अपने कंजुगेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये मैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जब पढ़ाया था तो आपको बताया था। तो ये SN2 और SN1 का कंपेरेटिव स्टडी है। SN2 और SN1 का क्या है, कंपेरेटिव स्टडी है। यहां पर आप इसे नोट कर लें, फिर आगे कुछ और चीजें देखते हैं और इसके पैरेलल E2 एंड E1 रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो पहले बेटा आप इसे नोट करो। हाँ बच्चों, अब देखो SN1 और SN2 में एक कंपेरेटिव स्टडी है कि सबस्ट्रेट की अगर बात करें तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री अलाइलिक और बेंजाइलिक। तो अल्काइल हैलाइड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री SN1 की हम लोग बात करेंगे। कंपेरेटिव अगर आ जाए कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। 2 डिग्री 1 डिग्री में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री से, लेकिन ये दोनों बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं SN1 के लिए। तो अगर मेनली बात करें तो हैलाइड्स में 3 डिग्री और अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड क्या देते हैं, SN1 रिएक्शन देते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल की अगर बात किया जाए तो SN1 में वीक लेविस बेस होते हैं न्यूक्लियोफाइल, जैसे H2O, ROH। न्यूक्लियोफाइल में भी सॉल्वेंट, जैसे H2O हमने लिया सॉल्वेंट भी है और एक न्यूक्लियोफाइल भी, जबकि SN2 में चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन था, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, तो स्ट्रॉन्ग लेविस बेसिस में होता है एंड रेट इंक्रीजेज बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सॉल्वेंट की बात करें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटलाइज करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है SN1 को, जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक कीटोन, ईथर, DMF, THF ये सब फेवर करता है SN2 रिएक्शन को। लिविंग ग्रुप की बात करें तो दोनों रिएक्शन में जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद F माइनस। तो आयोडाइड आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड, आर मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड एंड फ्लोराइड। तो ये एक कंपेरेटिव है जिसमें हमने कंपेयर किया है कि सबस्ट्रेट क्या लेना चाहिए,
न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए। आप इसे नोट कर लो। नोट करने के बाद आप ये देखेंगे कि अगर SN1 की बात करें तो 3 डिग्री देता है, लेकिन ऐसे भी अल्काइल हैलाइड जो कि 1 डिग्री है लेकिन उसका अल्फा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री हो, वो भी SN1 रिएक्शन देते हैं। तो एक पॉइंट इसके बाद हम लोग नोट करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लो। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड। in decreasing order of their reactivity towards SN2 रिएक्शन। जैसे फर्स्ट दिया गया है CH3Cl, सेकंड दिया गया है CH3CH2Cl, थर्ड दिया गया है CH3C CH3 यहां HCl, और फोर्थ दिया गया है CH3C CH3Cl, एंड फिफ्थ दिया गया है CH3C CH3 CH3 CH2Cl। अब समझिएगा, इस क्वेश्चन को करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले तो ये देख लो, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। SN2 पीछे से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर जाएगा क्योंकि तीनों हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो बेटा फर्स्ट हो गया। उसके बाद इस कार्बन पर एक CH3, यहां CH3 नहीं है बेटा, यहां Cl है। इस कार्बन पर एक CH3 और 2 हाइड्रोजन है। आप चाहो तो इसको यहां पर हाइड्रोजन में बना दे रहा हूं। तो देखो यहां पर छोटे छोटे ग्रुप है, आएगा न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर जाएगा। यहां पर एक ग्रुप बड़ा हो गया, रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई। यहां पर 2-2 ग्रुप बड़े हो गए, रिएक्टिविटी और कम हो गई। यहां पर 3-3 ग्रुप बहुत बड़े बड़े हो गए यार, इसकी तो रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो गई। सबसे कम तो इसी की है। यहां पर देखो, जिस कार्बन से हैलोजन है उस कार्बन से अगर बात किया जाए तो ग्रुप एक ही बड़ा है लेकिन बहुत बड़ा है। अब सुनना, यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है 1 के बाद रिएक्टिव कौन है? 2 है। 2 के बाद कौन सा रिएक्टिव है? 3 है। 2 के बाद कौन सा रिएक्टिव है? देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है 1 के बाद कौन सा रिएक्टिव है? 2 है। अब देखो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, लेकिन ये ग्रुप बहुत बड़ा है इसलिए 2 डिग्री से ये क्या होगा? ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर से समझना, ये क्या है? 1 डिग्री, ये क्या है? 2 डिग्री। अब बात आएगी इन तीनों की। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? 4th है सर, क्योंकि 3 डिग्री है। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? 4th। अब 3 और 5 में अगर देखा जाए तो ये 2 डिग्री है और ये क्या है? 1 डिग्री। इसको कम रिएक्टिव होना चाहिए था। किससे? इससे। लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि इसके पास 2 छोटे छोटे ग्रुप है, यहां पर एक ही बहुत बड़ा ग्रुप है और ये ग्रुप इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके रिएक्टिविटी पे ये डोमिनेट कर जा रहा है।
तो ये इतना बड़ा ग्रुप है, जितना ये दो ग्रुप मिलकर स्टेरिक हिंड्रेंस पीछे से क्राउड कर रहे हैं, उससे ज्यादा ये अकेला ही स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहा है। तो 1 2 के बाद कौन आ जाएगा? 3, और 3 के बाद क्या आएगा? 5, और 5 के बाद क्या आएगा? 4। दिस इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दिस 5 कंपाउंड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। फिर से समझते हैं सर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था? मिथाइल। मिथाइल के बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री। सर ये भी तो 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था 1 डिग्री? नहीं, ये दो CH3 मिलकर जितना स्टेरिक क्राउडिंग करेगा उससे ज्यादा एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कर रहा है, इसलिए यहां पर 2 डिग्री जो है इस 1 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड having 3 डिग्री और 1 डिग्री या 2 डिग्री भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही SN1 के लिए रिएक्टिव था, 2 डिग्री 1 डिग्री बहुत कम रिएक्टिव थे। तो वैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हैविंग 3 डिग्री और 4 डिग्री अल्फा कार्बन are also reactive towards SN1। आप समझ सकते हो कैसे? जैसे मान लो कि यहीं पर अल्काइल हैलाइड जो हमने लिया है वो है, तो यहां से कार्बोकैटायन जो बनेगा उसी समय 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसलिए ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसका अल्फा कार्बन 3 डिग्री हो 4 डिग्री हो, वो भी SN1 रिएक्शन के लिए बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो आप इसे नोट कर लें। इसे नोट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अब चलो कुछ और पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं अल्काइल हैलाइड के। सपोज ये एक अल्काइल हैलाइड है CH3 CH CH3 और यहां पर Cl है, और बेटा इस रिएक्शन में यहां पर मान लो कि न्यूक्लियोफाइल आया। कौन आया? न्यूक्लियोफाइल। अब समझना क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल जाकर पीछे से अटैक करे, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो, SN2 रिएक्शन। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये भी बन रहा है कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन है उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक शुरू हो जाए, उस पे क्या हो जाए? न्यूक्लियोफाइल का अटैक शुरू हो जाए, और यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या है? एक बेस है, तो यहां से H+ निकालना शुरू कर दे। जैसे H+ निकालना शुरू करेगा यहां पर माइनस चार्ज डेवलप होगा, और ये माइनस चार्ज जाके पीछे से Cl- को बाहर निकाले। जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या करता था? Cl- को बाहर निकालता था, वैसे ही अब ये न्यूक्लियोफाइल H+ को निकाले, H+ के निकलने से जो माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है वो माइनस चार्ज यहां से Cl को निकाले। एक ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी कब अराइज हो रहा है? जब न्यूक्लियोफाइल से अगर पूछा जाए कि तुम्हारा क्या क्या चॉइस हो सकता है, तो बोल रहा है कि एक तो मैं जाकर पीछे डायरेक्ट Cl- को निकाल दूं, और दूसरा जिस कार्बन से Cl अटैच है उसके बगल वाले कार्बन से जाके H+ को निकालो। H+ को निकालना मतलब बेस जैसा काम करना। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर कैसा काम कर रहा है? बेस जैसा। आप बोलो कि सर कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियोफाइल है कि बेस है? बेटा हर न्यूक्लियोफाइल एक बेस होता है और हर एक बेस न्यूक्लियोफाइल होता है। मैं तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। यहां पर एक ये चांस था कि न्यूक्लियोफाइल जाए और यहां पर Cl- को डायरेक्टली निकाले, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो रेड कलर से मैं बता रहा हूं, CH3 क्योंकि पीछे से अटैक कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 और यहां पर C CH3 H और यहां पर Cl, अम्ब्रेला जैसा इन्वर्जन हो गया। दूसरा एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकता था? अगर ये H+ निकाला, मैंने ब्लैक से ये बनाने की कोशिश की, यहां से H+ निकलेगा सर, ये माइनस डेल्टा जाकर अंदर से Cl को निकालेगा। देखो हो क्या रहा होगा, यहां पर CH3 है सर, ये C है, यहां पर एक H है, यहां पर CH2 है,
यहां से ये बॉन्ड टूटना शुरू हो गया सर। कौन तोड़ा? यहां से न्यूक्लियोफाइल या बेस जो है, अगर ये बेस जैसा बिहेव किया तो बी माइनस लिख रहे हैं, यहां से H प्लस को निकालना शुरू किया तो यहां पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ। ये माइनस चार्ज क्या किया कि यहां से Cl को निकालना शुरू किया, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होना शुरू हो गया। आप क्या देख रहे हो कि एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, जैसे SN2 रिएक्शन हो रहा था उसी के जैसा एक रिएक्शन। SN2 में क्या हो रहा था, जैसे जैसे ये आ रहा था इधर वैसे वैसे बॉन्ड टूट रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, बेस जैसे जैसे आ रहा है H प्लस को खींच रहा है, मतलब B और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ माइनस डेल्टा डेवलप हो रहा है, ये माइनस डेल्टा Cl माइनस को बाहर निकाल रहा है। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। हाईली अनस्टेबल होता है, पेंटावैलेंट 1 2 3 4 5। कुछ देर के बाद टूटने वाले बॉन्ड टूट जाएंगे और बनने वाले बॉन्ड बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया और यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्या बना होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बना। यहां पर क्या हुआ, Cl माइनस निकला और ये कौन आया होगा, न्यूक्लियोफाइल आया होगा। तो देखो यहां पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन। यहां पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, और यहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन। अब बात आती है कि सर कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या बात आती है कि कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखो बेटा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस के पीछे आकर अटैक किया तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहां से H प्लस को ट्रैप किया तो क्या हुआ, एलिमिनेशन होगा। सर कैसे इन चीजों को समझेंगे, देखो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा बढ़ गया तो न्यूक्लियोफाइल आ पाएगा क्या पीछे, नहीं आ पाएगा, H प्लस को निकालेगा। क्या करेगा, H प्लस को निकालेगा, क्या होगा, एलिमिनेशन। अगर इसी का साइज बहुत बड़ा हो गया न्यूक्लियोफाइल या बेस जो आपने लिया है, तो वो भी पीछे से जाकर अटैक नहीं कर पाएगा, तो यहां से H प्लस को निकालेगा और क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। मतलब यहां पर देख रहे हो कि अगर न्यूक्लियोफाइल छोटा है या पीछे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अदरवाइज एलिमिनेशन की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज, एलिमिनेशन में हो क्या रहा है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको मैं रेड से यहां पर बना दे रहा हूं, और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसको ब्लैक से मैंने बनाया है। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जबकि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो आप क्या देख सकते हो कि यहां पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, डबल बॉन्ड आया, दो सिग्मा बॉन्ड टूट के एक डबल बॉन्ड आया, दो सिग्मा बॉन्ड टूटा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ा तोड़ने के लिए, और बनने के बाद कम एनर्जी मिला, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो कम एनर्जी मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज्यादा एनर्जी हमें देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, और इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी कम की जरूरत है, क्योंकि एक सिग्मा टूट रहा है तो दूसरा सिग्मा बन रहा है। तो नियरली जितना एनर्जी देना पड़ रहा है उतना एनर्जी मिल रहा है, और यहां पर दो सिग्मा, दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहा है, एक वीक बॉन्ड बन रहा है, ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, कम एनर्जी मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब यह है सर कि ये रिएक्शन जो हो रहा होगा वो हाई टेम्परेचर पे हो रहा होगा, हाई टेम्परेचर पे ये फेवर करेगा, और ये टेम्परेचर रिएक्शन जो हो रहा होगा वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा। दूसरी चीज, जो न्यूक्लियोफाइल है अगर उसका बेसिक नेचर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होगा, H प्लस को ट्रैप करना। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, H प्लस को ट्रैप करके और क्या करेगा, एलिमिनेशन कराएगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन कराएगा। इफ न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग बेस देन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, एंड न्यूक्लियोफाइल इज वीक बेस तो ये H प्लस को नहीं ट्रैप कर पाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्शन जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास SH माइनस है चाहे OH माइनस है, और हमारे पास CH3 CH2O माइनस है। अब दोनों की बात करें, H का ना तो प्लस आई ना तो माइनस आई, जबकि यहां पर इथाइल ग्रुप का प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, अच्छा बेस है सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, वीक बेस है। तो वीक बेस है तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन,
स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा, एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि H प्लस को पहले निकाला, माइनस डेल्टा इस पे जाकर अटैक किया, Cl निकला, एलिमिनेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड एज एक्वस KOH, दिस इज कॉल्ड एज एक्वस KOH, and this is called as alcoholic KOH. अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हुआ है, अल्कोहल प्लस KOH। अल्कोहल कुछ नहीं दिया गया है तो इथाइल अल्कोहल, तो CH3 CH2OH अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस KOH, K प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को बाहर निकालेगा तो क्या आ जाएगा, ये सोडियम, ये इथोक्साइड आयन आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर अल्कोहलिक KOH दिए रहेगा तो एलिमिनेशन की तरफ रिएक्शन जाएगा, एक्वस KOH दिया रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्शन जाएगा, लो टेम्परेचर रहेगा सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्शन जाएगा, हाई टेम्परेचर रहेगा एलिमिनेशन की तरफ रिएक्शन जाएगा। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया गया है और यहां पर एक बेस दिया गया है, एलिमिनेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री में तो SN2 हो ही नहीं सकता। अब ये एलिमिनेशन जो है वो दो तरह के होते हैं, मेनली दो तरह के होते हैं, E1 एलिमिनेशन एंड E2 एलिमिनेशन। कौन कौन सा, E1 एलिमिनेशन एंड E2 एलिमिनेशन। और इसको मैंने एल्कीन चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, E1 एंड E2। लेकिन फिर भी मैं यहां पर एक बार रिवाइज करूंगा, जिससे कि SN1 SN2 E1 E2 चारों के चारों रिएक्शन पैरेलल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर चांसेस तो बहुत कुछ बन रहे थे। सर अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता तब एलिमिनेशन के चांसेस बहुत कम होते। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता तो ये भी H होता, और जब ये H होता आराम से न्यूक्लियोफाइल हो चाहे बेस हो, आराम से इधर आकर अटैक कर जाएगा। इसे अटैक करने में कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं है, Cl माइनस निकलेगा ही आएगा। लेकिन जैसे ही CH3 हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल सोच रहा है कि यहां जाने की टेंडेंसी है लेकिन कम है, अब यहां से H प्लस निकालने की टेंडेंसी ज्यादा आएगी। मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो सब्स्टिट्यूशन की बात आ गई, स्ट्रॉन्ग बेस है तब भी सब्स्टिट्यूशन की बात आ गई। लेकिन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो एलिमिनेशन होगा। सर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर यहां पर हो गया, CH3 की जगह पे केवल H हो गया, तो क्या यहां पर एलिमिनेशन नहीं होगा? होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो इस बेस की यहां पर भी जाके अटैक करने का है और पॉसिबिलिटी इस बेस की यहां से H प्लस को निकालने की। तो सब्स्टिट्यूशन भी हुआ, एलिमिनेशन भी हुआ। 1 डिग्री की बात करें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हुआ, 2 डिग्री की बात करें सब्स्टिट्यूशन कम और एलिमिनेशन थोड़ा सा ज्यादा हुआ। 3 डिग्री की अगर बात कर ले, ये भी CH3 ये भी CH3, जा पीछे से जाएगा ही नहीं, अब H प्लस को लेकर भागेगा तो एलिमिनेशन ज्यादा होगा। 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा है, 3 डिग्री में एलिमिनेशन का रेट ज्यादा है। 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों है, सब्स्टिट्यूशन का रेट थोड़ा सा कम है, एलिमिनेशन का रेट थोड़ा सा ज्यादा है। इसी तरह से आप ये सबस्ट्रेट से हो गया, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और हम बेस डाल दिए तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा और एलिमिनेशन कम मिलेगा। 2 डिग्री में 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन कम मिलेगा, एलिमिनेशन ज्यादा मिलेगा, और 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन होगा। तो जिस तरह से SN1 और SN2 हमने पढ़ा था, उसी तरह से यहां पर E1 और E2 रिएक्शन पढ़ेंगे, और ये चारों रिएक्शन पैरेलल चलते हैं। जैसे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देखो तो SN1 नियरली 0 होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। SN2 होता है और E2 रिएक्शन थोड़ा सा होता है। ये कौन सा रिएक्शन होगा? सर ट्रांजिशन स्टेट बना है, तो जिस तरह से SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता था उसी तरह से E2 में ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। तो E1 रिएक्शन से भी तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया आना शुरू हो गया होगा कि जिस तरह से E1 रिएक्शन SN1 रिएक्शन में कार्बोकटायन बना था, उसी तरह से E1 रिएक्शन में भी क्या बनेगा? कार्बोकटायन बनेगा। तो देखो यहां पर कुछ कुछ चीजें आती हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी आई हैं जिसे तुम बहुत अच्छी तरह से संभाल कर अपने दिमाग में रखो। सबसे पहले क्या? अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो अ बेस। देयर आर 2 टाइप ऑफ OH माइनस या KOH। वन इज एक्वस KOH। एक्वस KOH इज व्हाट? H2O। एक्वस का मतलब H2O प्लस KOH। तो KOH क्या किया? OH माइनस H प्लस को निकाला तो फिर से OH माइनस बन गया, तो दिस इज एक्वस KOH। अल्कोहलिक KOH मतलब इथाइल अल्कोहल प्लस KOH।
तो इसने क्या दिया? इथॉक्साइड आयन। इसने क्या दिया? हाइड्रोक्साइड आयन। दिस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, सो फेवर्स एलिमिनेशन। दिस इज वीक बेस, सो फेवर्स सब्स्टिट्यूशन। अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। 1 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड है तो यहां पर एक ही एक बड़ा सा ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास चांस है कि यहां से भी अटैक करें, यहां से भी अटैक करें। क्योंकि इस रिएक्शन को कराने में हमें हीट देना पड़ेगा। तो दो फेवरेबल कंडीशन है यहां पर कि ये जाके पीछे से Cl माइनस को निकाल दे तो सब्स्टिट्यूशन, यहां से H और Cl को निकाले तो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है डाला, ये क्यों चाहेगा कि मैं ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करूं? ये आराम से जाएगा और Cl माइनस को निकाल देगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। एलिमिनेशन के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम एलिमिनेशन होगा। अगर मान लो कि यही 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेके यहां पर H है और आपने न्यूक्लियोफाइल डाला या बेस डाला, एक रिएक्शन करा रहे हो लो टेम्परेचर पे, एक रिएक्शन करा रहे हो हाई टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर में जितना सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, हाई टेम्परेचर में सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। लो टेम्परेचर में जितना एलिमिनेशन हो रहा होगा, हाई टेम्परेचर में एलिमिनेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मतलब हाई टेम्परेचर जो होगा वो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन को बढ़ा रहा है, एलिमिनेशन को फेवर कर रहा है। अब इसके बहुत रीजन है। यहां से क्या हो रहा है? H और यहां से Cl मिलके HCl बाहर निकल रहा है। तो चलो भाई यहां पर लिख देते हैं HCl बाहर निकला। एक कंपाउंड था, एक कंपाउंड ब्रेक होकर कितने कंपाउंड में आ गया? 2 कंपाउंड में। अब सुनना थोड़ा सा थर्मोडाइनेमिक्स क्या कहता है। आपने पढ़ा होगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये पढ़ा है ना। अब फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा G शुड बी निगेटिव। अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा S जो होता है इंट्रोपी, क्या होता है? इंट्रोपी। इंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जैसे यहां पर एक मार्कर रखा हुआ है तो ये कुछ मूव कर रहा है, इसका कुछ रैंडमनेस है, ठीक है। ये मार्कर से इसने आपने कैप को अलग कर दिया, अब रैंडमनेस क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि दो चीजें आ गई यहां पर, दो कंपाउंड्स आ गए, तो रैंडमनेस क्या हो गया? यहां पर बढ़ जाएगा। पहले एक था रैंडमनेस कम था, 2 हो गया रैंडमनेस ज्यादा हो गया, 3 हो जाएगा रैंडमनेस और ज्यादा हो गया। तो अगर बात करें तो इस रिएक्शन में एक कंपाउंड बना रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में एक कंपाउंड से 2 कंपाउंड बन रहा है, इसलिए रैंडमनेस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रैंडमनेस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब बताओ रैंडमनेस इंक्रीज हुआ मतलब डेल्टा एस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो गया। अब सुनना, किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एस क्या है? यहां पर पॉजिटिव है। टेम्परेचर को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे T इंटू डेल्टा एस उतना ही ज्यादा वैल्यू होगा, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो T इंटू डेल्टा एस क्या होगा? वैल्यू ज्यादा होगा। और जब ये वैल्यू ज्यादा होगा तो निगेटिव में ये वैल्यू है, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू कैसा होता जाएगा? निगेटिव होता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से T इंटू डेल्टा एस बढ़ेगा, T इंटू डेल्टा एस बढ़ेगा तो डेल्टा एच माइनस T इंटू डेल्टा एस निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा मतलब डेल्टा जी निगेटिव हुआ, डेल्टा जी निगेटिव हुआ मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। तो इस समझाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक एम है कि ये बताना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे या एलिमिनेशन के चांसेस कम होते जाएंगे। तो एलिमिनेशन की बात करें तो क्या फेवर कर रहा है? एक तो स्ट्रॉन्ग बेस का होना, और क्या फेवर कर रहा है? यहां पर हिंड्रेंस का, और क्या फेवर कर रहा है? टेम्परेचर। तो आप अगर इसे नोट करना चाहें, जो भी आपको समझ में आया है उसे नोट कर लें, उसके बाद एक एक रिएक्शन करके पढ़ रहे हैं, E2 रिएक्शन एंड देन E1 रिएक्शन। नोट करेंगे। हाँ बच्चों, तो अब चलते हैं एक एक एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं। पहले SN2 पढ़ा था, अब यहां पर पहले E2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कौन सा रिएक्शन? E2 रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड। E2 रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड। तो एलिमिनेशन हो रहा था तो H और X दोनों निकल रहा था, H और X का रिमूवल हो रहा है। रिमूवल
H और X का हो रहा है। H का निकलना मतलब डिहाइड्रोजनेशन, X का निकलना मतलब डी हेलोजिनेशन, दोनों का निकलना मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। एलिमिनेशन के लिए क्या लेंगे? अल्कोहलिक KOH। E2 एलिमिनेशन के लिए क्या लेंगे? अल्कोहलिक KOH। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं अल्कोहलिक KOH और इसी को RO माइनस भी बोलते हैं। अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल, RO एक लिया है और RO में OH माइनस, तो H प्लस निकाला तो RO माइनस बन गया। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH लेते हैं जिसमें अटैकिंग स्पीसीज क्या होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए? RO माइनस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्वस KOH लिया जाता है, एक्वस KOH में अटैकिंग स्पीसीज क्या होता है? OH माइनस। अल्कोहलिक KOH में RO माइनस, एक्वस KOH में OH माइनस। अब चलो रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो रिएक्शन होगा 1,2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्यों? जिस कार्बन से X निकल रहा है उस कार्बन के अपोजिट वाले कार्बन से क्या निकल रहा है? H निकल रहा है। तो उस कार्बन के एडजेसेंट वाले से H निकल रहा है, तो X वाले कार्बन को आपने अल्फा बोल दिया, तो उसके एडजेसेंट वाले को क्या बोलोगे? बीटा कार्बन। तो चलो बेटा रिएक्शन देखते हैं। सपोज यहां पर एक Cl है और इसका रिएक्शन कराया गया अल्कोहलिक KOH से। किस चीज से कराया गया? अल्कोहलिक KOH से। अब देखो इसे, ये हमने सब्सट्रेट लिया है कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। यहां पर H है, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है। अब सुनिएगा मेरा बात, RO माइनस यहां पर अटैकिंग स्पीसीज होता है। अल्कोहलिक KOH में कौन होता है? RO माइनस। ये RO माइनस के पास क्या क्या चांस हो सकता है? एक तो RO माइनस जाके पीछे से अटैक कर दे, लेकिन ये ग्रुप इतना बड़ा, ये ग्रुप इतना बड़ा, RO माइनस बीच में इंटर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अब RO माइनस बीच में इंटर ही नहीं कर पा रहा है या कर भी रहा है तो उसके चांसेस बहुत कम है। आपने पढ़ा होगा ये बॉन्ड है तो बॉन्ड के जस्ट पीछे एक एंटी बॉन्ड होता है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? क्या है? न्यूक्लियोफाइल जाके इस एंटी बॉन्डिंग में जाता है और Cl माइनस को बाहर निकालता है। तो एंटी बॉन्डिंग हो गया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। इस एंटी बॉन्डिंग का नाम, ये बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड के पीछे एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग पे धक्का मारा तो ये बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो बॉन्ड के जस्ट अपोजिट में एक एंटी बॉन्ड होता है। तो जैसे जैसे RO माइनस इस पे जाएगा अटैक करेगा, Cl माइनस निकलेगा। लेकिन जैसे यहां पर RO माइनस आ रहा है, इस पे भी एक H होगा, H CH3 C2H5, बड़े बड़े ग्रुप। RO माइनस को आने देंगे क्या? नहीं आने देंगे। अब क्या पॉसिबिलिटी बनता है कि RO माइनस बोलेगा कि भाई मैं न्यूक्लियोफाइल के जैसा जाके नहीं निकाल पा रहा हूं। मैं पूछा तो बोलेगा कि मैं अब एक बेस के जैसा काम करूंगा, क्योंकि मैं तो न्यूक्लियोफाइल हूं और साथ में बेस भी हूं। हम बोले चलो भाई कर लो। मैंने पूछा कि कौन से H पे तुम अटैक करना चाहोगे? बोला देखो यार एलिमिनेशन करा रहे हो, रिएक्शन का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। लो टेम्परेचर रहेगा तो बहुत कम यील्ड मिलेगा प्रोडक्ट का, फिर सब्स्टिट्यूशन फेवर कर जाएगा। मैं बोला नहीं यार एलिमिनेशन के लिए तुम मुझे कंडीशन बताओ। बोला कि टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो एलिमिनेशन ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन कम होगा। टेम्परेचर कम रखोगे तो एलिमिनेशन कम, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। मैंने क्या बताया? इसके पीछे आके Cl को निकालने के चांसेस बहुत कम है, मतलब सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है लेकिन उसके चांसेस कम है। हम एलिमिनेशन देख रहे हैं। अब ये RO माइनस क्या करेगा? H को निकालेगा, या तो इस H को निकालेगा या तो इस H को निकालेगा। ये देखो सिग्मा बॉन्ड, इसको तोड़ना डिफिकल्ट है, इसलिए टेम्परेचर क्या है? हाई है। अब बात आती है कि सर कार्बन जिस कार्बन से हैलोजन है उसके एडजेसेंट कार्बन ये भी है और ये भी है, तो H यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। माइनस डेल्टा यहां भी आ सकता है, माइनस डेल्टा यहां भी आ सकता है। कहां पर लाना बेनिफिशियल रहेगा? अब सुनना मेरी बात, 2-3 बात साथ साथ में बता रहा हूं। एक तो सबसे पहले ये है कि चाहे इस कार्बन से H जाए चाहे इस कार्बन से H जाए, भाई माइनस चार्ज को तो पीछे से आकर अटैक करना है, माइनस चार्ज को तो Cl का अपोजिट से आकर अटैक करना है। तो ये ऊपर वाला H नहीं जाएगा, नीचे वाला H जाएगा, या तो ये H जाएगा या तो ये H जाएगा।
क्योंकि इस बॉन्ड को अगर हमें तोड़ना है तो सामने से तोड़ने से ज्यादा बेटर होगा कि पीछे से तोड़ दो। सामने से तोड़ने से ज्यादा बेटर क्या होगा कि इस बॉन्ड को पीछे से तोड़ दो। यहां पर जैसे मान लो कि ये बॉन्ड है, सामने से तोड़ना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, ये पीछे से धक्का दूंगा टूट जाएगा बॉन्ड। तो ये तो पीछे से ही अटैक होगा, मतलब जिधर क्लोरीन एटम है उसके अपोजिट से इस H एटम का रिमूवल होगा। अब ये भी एडजेसेंट हाइड्रोजन है और ये भी एडजेसेंट हाइड्रोजन है, तो दोनों तरफ से रिएक्शन हो सकता है। अब सुनना क्या हो रहा होगा रिएक्शन जब हो रहा होगा दोनों तरफ से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो। सर RO माइनस आया तो यहां से इस बॉन्ड को तोड़ दिया, H को निकाला। क्या किया? H को निकाला। ये RO माइनस है, इसका अटैक हुआ है सर। ये H आराम से अपना है, ये भी H आराम से है, लेकिन ये बॉन्ड टूट रहा है, साथ साथ ये भी बॉन्ड टूट रहा है सर। क्यों? यहां पर माइनस डेल्टा जो आया है इस बॉन्ड के पीछे जाकर अटैक किया है। तो देखो ये बॉन्ड बन रहा है, H प्लस यहां से निकला, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी और क्या हो सकता है सर? ये RO माइनस यहां के H को निकाले तो क्या बन सकता है? ये इस तरह से सर, यहां से ये H नीचे वाला ही H निकलेगा। क्यों? क्योंकि Cl ऊपर है, ये H एज इट इज रहेगा। ये भी बॉन्ड टूट रहा है सर, इसे कौन बाहर निकाल रहा है? RO माइनस। यहां कैसा चार्ज आ रहा है? माइनस चार्ज, डेल्टा। माइनस डेल्टा मतलब पार्शियल चार्ज। जैसे पार्शियल चार्ज का मतलब यह है कि जैसे जैसे ये H निकलना शुरू हुआ वैसे वैसे माइनस जाके इसके पीछे अटैक करना शुरू किया, वैसे वैसे ये बॉन्ड टूटना शुरू हुआ। ये देखो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ये देखो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो ये क्या बन गया? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बना? ट्रांजिशन स्टेट। हाँ सर सही बोल रहे हो, SN2 में भी ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, E2 में भी ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। SN2 में RO मतलब यहां से H प्लस का निकलना, Cl माइनस का निकलना दोनों साथ साथ हो रहा है। SN2 में क्या होता था? न्यूक्लियोफाइल का आना और Cl माइनस का जाना दोनों साथ साथ। यहां से भी H प्लस का निकलना, Cl माइनस का निकलना दोनों साथ साथ हो रहा है। तो यहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट बना और यहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट बना, दोनों जगह ट्रांजिशन स्टेट बना है। अब क्या होगा? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट की लाइफ टाइम बहुत कम होती है सर। क्यों लाइफ टाइम कम होती है? क्योंकि पेंटावैलेंट कार्बन हो गया 1 2 3, 1 2 3 4 और यहां पर एक H होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहां एक H भी है। तो पेंटावैलेंट कार्बन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए लाइफ टाइम इसकी बहुत कम है। अब क्या होगा? जो टूटने वाले बॉन्ड है, ब्लैक वाले बॉन्ड टूट गए, जो टूटने वाले बॉन्ड है टूट गए, फॉर्म होने वाले बॉन्ड फॉर्म हो गए। क्या बना होगा यहां पर? प्रोडक्ट। यहां पर प्रोडक्ट सर ये बना होगा और यहां पर जो प्रोडक्ट है वो ये बना होगा। दिस इज ब्यूट 1 इन एंड दिस इज ब्यूट 2 इन। अब मेरी बात को समझिएगा, एलिमिनेशन देख रहे हो कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। लो टेम्परेचर पे कि हाई टेम्परेचर पे? आप बोलोगे कि हाई टेम्परेचर पे। सर आपने बताया था KCP एंड TCP। हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखो, लो टेम्परेचर पे इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखो। हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट क्या बना है भाई? एल्कीन। प्रोडक्ट क्या बना है भाई? एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? नंबर ऑफ अल्फा H, अल्फा H2 है। क्यों? ये डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन ये है, इस पे 2 हाइड्रोजन। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 3 6। कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट एल्कीन की सेकंड एल्कीन? आप बोलोगे कि सेकंड एल्कीन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट एल्कीन। तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है? मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है? माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर है, ये मेजर है। क्यों? ये मोर स्टेबल है। ये क्या है? मोर स्टेबल। ये लेस स्टेबल। ये क्या है? लेस स्टेबल एल्कीन है। ये क्या है? मोर स्टेबल। आपको याद होगा सेट्जफ, हॉफमैन, ये सब मैंने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू सेट्जफ या जेटस्टफ, if
elimination reaction takes place and alkenes, more than one alkenes are formed, then more stable alkene is major product and less stable alkene is minor product. अब यहां पर ये एल्कीन क्या है? मोर स्टेबल है. ये एल्कीन क्या है? मोर स्टेबल है. ये एल्कीन लेस स्टेबल है. आप बताओ ये जो एलिमिनेशन हो रहा है, सिन एलिमिनेशन हो रहा है कि एंटी? आप बोलोगे सर Cl के अपोजिट वाला H यहां से बाहर निकल रहा है. तो ये कैसा एलिमिनेशन है? एंटी एलिमिनेशन. कैसा एलिमिनेशन है? एंटी एलिमिनेशन. Cl और H एक दूसरे के अपोजिट वाले रिमूव हो रहे हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी एलिमिनेशन. क्या है? एंटी एलिमिनेशन. एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन. अब ये देखो, जैसे SN2 में न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों साथ साथ अटैक करते थे, यहां भी बेस और अल्काइल हैलाइड. जो न्यूक्लियोफाइल काम करता था SN2 में, अब ये कैसा काम कर रहा है? बेस जैसा. क्यों? ये H+ को निकाल रहा है. न्यूक्लियोफाइल बेस में डिफरेंस बेसिक यही है कि न्यूक्लियोफाइल कहीं भी प्लस चार्ज पे जाकर अटैक करता है. Cl- यहां प्लस डेल्टा. अगर यही यहां पर अटैक करता तो न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करता है SN2 रिएक्शन. यही H+ पर अटैक किया है तो ये कैसा है? बेस जैसा काम कर रहा है. तो क्या बात यहां पर हुई कि जिस तरह से SN2 रिएक्शन था, SN2 में क्या होता था? रिएक्टिविटी की अगर बात करें, SN2 की अगर बात करें तो क्या होता था? R इज इक्वल टू K इंटू अल्काइल हैलाइड Rx⁻1 एंड न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1 होता था. यहां पर क्या होगा? बेस टू द पावर 1. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? अपन बोलेंगे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. क्या लिखेंगे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. क्या बन रहा है? ट्रांजिशन स्टेट. फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस. Transition state formed having partial alkene character. Partial alkene character क्यों? भाई देखो यहां पर डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा है तो पार्शियल एल्कीन कैरेक्टर नहीं बोलेंगे क्या? आप बोलोगे हाँ सर बोलेंगे. पार्शियल एल्कीन कैरेक्टर. तो इसका तो प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल है. और अगर साथ में देखो तो जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है जिसमें पार्शियल एल्कीन कैरेक्टर आ रहा है, ये भी ज्यादा स्टेबल है. तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल कौन बोल रहा है? TCP. और इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल कौन बोल रहा है? KCP. तो ये रिएक्शन TCP भी सपोर्ट कर रहा है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल भी सपोर्ट कर रहा है और काइनेटिकली कंट्रोल भी सपोर्ट कर रहा है. कभी ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा बन सकता है कि दिस रिएक्शन इज सपोर्टेड बाई KCP एंड TCP. KCP सपोर्टेड रिएक्शन है, साथ साथ TCP सपोर्टेड रिएक्शन है. इस रिएक्शन को KCP भी सपोर्ट करता है और साथ साथ TCP भी सपोर्ट करता है. अब देखो एक चीज और, भाई इस रिएक्शन में CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, चाहे CCl हो, चाहे CBr हो, चाहे CI हो. तो जितना इजिली ब्रेक हो जाएगा उतना रिएक्शन फास्ट हो जाएगा. तो रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, लाइक SN1 SN2. उसके बाद RBr, उसके बाद RCl और सबसे लिस्ट RS. तो ये E2 रिएक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं. पहले तो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन. कैसा है? बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन. चाहे तो इस पॉइंट को भी यहां पर लिख दें, बायोमोलिकुलर. E2 का मतलब बायोमोलिकुलर. तो E2 में क्या हो रहा है? बेस का अटैक, मतलब H+ का रिमूवल और Cl- का रिमूवल दोनों साथ साथ हो रहा है. बायोमोलिकुलर. H और X जा रहा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. यहां पर रिएजेंट अल्कोहलिक केस लेंगे जिसमें RO- अटैकिंग स्पीसीज होता है. इसे 1,2 या बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं. इसमें बेस आके एडजेसेंट कार्बन पे अटैक करता है जिससे Cl अटैच है और H+ का रिमूवल होता है. एंटी एलिमिनेशन होता है. एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट
पॉसिबिलिटी है, तो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें से एक मेजर और एक माइनर बनता है। रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, नोट करें इसे। अब बच्चों रह गया था हमें ये देखना कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है E2 रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एक लिया, चलो भाई CH3 C H और यहां पर मान लो कि Cl लिया है। एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया CH3 और एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है। इसका भी रिएक्शन RO माइनस हीट, RO माइनस मतलब अल्कोहलिक क्योएच हीट, मतलब अल्कोहलिक क्योएच। अब देखो अल्कोहलिक क्योएच हीट है, यहां पर दोनों चांसेस है सब्स्टिट्यूशन के और एलिमिनेशन के। क्यों भाई? क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये दो छोटे छोटे ग्रुप है, तो ये RO माइनस आराम से आ सकता है पीछे और Cl को निकाल सकता है। तो एक तो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट का, मान लो कि CH3 CH2 OR बना, दिस इज सब्स्टिट्यूशन, जिसे आप SN2 बोल सकते हो। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि RO माइनस जाए और यहां से H प्लस निकाले, फिर ये जाके इस पर अटैक करे, Cl माइनस यहां से निकले, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन ये RO माइनस को यहां पर जाने के लिए सफिशिएंट जगह मिल रहा है, ये सफिशिएंट RO माइनस जाके और यहां से ये अटैक करके और Cl माइनस को निकाल सकता है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन के चांसेस ज्यादा है, एलिमिनेशन का चांसेस कम है। ये E2 रिएक्शन हुआ, इसमें क्या होगा, ये ज्यादा होगा। एलिमिनेशन की बात करें तो यहां पर प्रोडक्ट ये बनेगा, हम तो एलिमिनेशन को अभी देख रहे हैं। यहां पर अगर अल्कोहलिक क्योएच की बात किया जाए तो ये CH3 ये C2H5 दोनों तरफ बड़े बड़े ग्रुप आ गए, अब RO माइनस आने की टेंडेंसी बहुत कम हो गई, तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन बहुत ही कम होगा। अब यहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन की बात करें, एंटी एलिमिनेशन, या तो ये H या तो ये H। अभी हमने देखा था डबल बॉन्ड यहां आया मेजर, डबल बॉन्ड यहां आया माइनर। हम मेजर प्रोडक्ट अगर बनाए सबसे पहले तो ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पर क्या होगा सर, यहां से भी H निकल सकता है, ये कार्बन तो सेम है, यहां से भी H निकल सकता है, ये H निकला, ये Cl निकला, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा देखो, ये मेजर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज मेजर, दिस इज मेजर। तो आप ये देख रहे हो इसी में कितना अल्फा हाइड्रोजन है सर, 0 अल्फा H। कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर, 3 + 3 6 अल्फा H। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 + 3 + 3 9 अल्फा H। सर ये सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, तो ये जब सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन है तो ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ये कम रिएक्टिव हुआ और ये सबसे कम रिएक्टिव हुआ। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड का तो क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। क्यों भाई, स्टेबल एल्कीन बन रहा है 3 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में, सबसे कम 1 डिग्री में, तो ये ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ये रिएक्टिव, उसके बाद ये रिएक्टिव। तो E2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी डिफरेंट अल्काइल हैलाइड के लिए देखा जाए तो 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो ये हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अच्छा, यहां पर भी E2 हो रहा है, SN2 भी होगा, यहां पर भी E2 हो रहा है, बहुत कम SN2 होगा, 3 डिग्री SN2 की चांसेस ही नहीं है सर। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, E2 रिएक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है, ये ज्यादा और ये कम। यहां पर ये दोनों हो रहा है जिसमें सब्स्टिट्यूशन के चांसेस ज्यादा है, एलिमिनेशन के चांसेस कम है। अब इसी रिएक्शन में एक लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराओ और एक हाई टेम्परेचर पे किया कराओ, तो लो टेम्परेचर पे
लो टेम्परेचर पे इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड कम मिलेगा। थोड़ा सा टेम्परेचर और हाई कर दिया था तो इसका मैग्नीट्यूड अभी भी ज्यादा होगा, लेकिन इससे कम हो जाएगा, एलिमिनेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मतलब रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाया तो सब्स्टिट्यूशन कम हुआ, एलिमिनेशन ज्यादा हुआ। इसमें भी रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाया तो सब्स्टिट्यूशन यहां पर होगा जो कि बहुत कम होगा और एलिमिनेशन ज्यादा होगा। रिएक्शन टेम्परेचर कम कर दिया, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, एलिमिनेशन कम होगा। पहले के रेस्पेक्ट में लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर, लोअर से हायर जाएंगे एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और हायर से लोअर टेम्परेचर आएंगे सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। 3 डिग्री सर सब्स्टिट्यूशन जानता ही नहीं, SN2 तो जानता ही नहीं। तो ये E2 और SN2 का हमने कंपेरिजन किया। अब आप इसे नोट कर ले, उसके बाद हम E1 रिएक्शन की बात करेंगे, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की। नोट करें। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन जैसे SN1 था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। ये भी क्या है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे हैं, क्या है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये जनरली क्या देगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही देगा। जनरली गिवन बाई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, लिख लेना। ये अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री ही देगा। क्यों? क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। तो जो जो बातें वहां पर थी SN1 में, वही वही बातें यहां पर आ जाएंगी, बस रिएक्शन टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाएगा। जैसे आप क्या देखे थे? CH3 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमने ले लिया सर, और यहां पर H2O लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट HOH। क्या लिया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया। अब उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम करा रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा भाई? इसे सॉल्वेट कर दिया, HOH HOH। सर H पे प्लस डेल्टा है, हाँ भाई है, तो मैं क्या करूं? सर तो करना तो पड़ेगा ना, Cl पे माइनस डेल्टा चार्ज है, इससे अट्रैक्शन होगा। उसी तरह से H2O आएगा और उसमें O पे माइनस डेल्टा चार्ज है, C पे प्लस डेल्टा चार्ज है, इससे चारों तरफ से H2O अट्रैक्ट होगा। तो ये इधर अट्रैक्ट हुआ, ये इधर अट्रैक्ट हुआ, बॉन्ड है कि गया? आप बोलोगे गया सर, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, क्या बना होगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ होगा। सर ये नई बात कौन सी बता दी है? SN1 में भी तो यही बताए थे। अब सुनना बेटा यहां पर, अब ये H2O जो है एक न्यूक्लियोफाइल भी है, या अपन बोल सकते हैं कि H2O जो है एक ये बेस भी है। ऑब्वियस सी बात है, O के पास लोन पेयर है यार, लेविस बेस है। तो यहां पर जो कार्बोकेटायन बना है CH3C, दो चांसेस है कि जो आपने H2O लिया है वो एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर जाए और यही H2O एक बेस के जैसा काम कर जाए। अगर ये H2O न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम किया, देखो इधर से, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? इसको यहां से मिटा के मैं ये कर दे रहा हूं कि अगर ये H2O ये बेस के जैसा काम किया, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम किया, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3 C CH3 CH3 और यहां पर OH प्लस, H2O प्लस, O पे प्लस अनस्टेबल, H प्लस यहां से बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा ये हो सकता है कि जो H2O है एक बेस के जैसा काम करे और क्या निकाल दे? इस H प्लस को बाहर निकाल दे। H प्लस जैसे ही निकलेगा यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस मिलकर क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। क्या बन जाएगा यहां पर प्रोडक्ट?
CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया सर। ये क्या हो गया? SN1 रिएक्शन। ये क्या हो गया? E1 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पहला स्टेप तो सेम है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप, एंड दिस इज सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब बात आती है कि इसमें टेम्परेचर का क्या रोल होगा। अगर हमने लो टेम्परेचर रखा है, सुनना बेटा, लो टेम्परेचर हमने रखा है, आराम से जाएगा लो टेम्परेचर पे। अगर हमने यहां पर लो टेम्परेचर रखा है, ऑब्वियस सी बात है, लो टेम्परेचर में इतनी हिम्मत नहीं है कि H+ को बाहर निकाल दे। तो लो टेम्परेचर अगर रखे हैं तो मेजर प्रोडक्ट SN1 के अकॉर्डिंग मिलेगा, मतलब अल्कोहल मिलेगा। हाई टेम्परेचर हमने कर दिया, H+ को निकाल दिया, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिल गया। तो यहां पर क्या देख रहे हो, जो E1 रिएक्शन है उसके लिए कुछ खास बातें हम लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या हुआ? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन किसमें हो रहा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे SN1 हो रहा था। 1 स्टेप या 2 स्टेप? 2 स्टेप रिएक्शन। अच्छा, कुछ कार्बोकैटायन बन रहा है क्या? हाँ सर, कार्बोकैटायन फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म। So, rearrangement, re-expansion possible. टू स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलिटी का तो क्या है? यूनिमोलिकुलर। रेट की बात करें तो रेट लॉ इक्वल टू K इंटू अल्काइल हैलाइड Rx टू द पावर 1 एंड बेस टू द पावर 0। वहां पर बेस टू द पावर 1 था E2 में, यहां पर क्या है? 0। मतलब बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। H2O को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, इससे रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? कि दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम बेस। व्हाई? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में बेस का कोई काम ही नहीं है, H+ कहीं से ट्रैप ही नहीं हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेशन हो रहा है, जिससे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्शन वो फास्ट होगा। 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री या 3 डिग्री? आप बोलोगे 3 डिग्री। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या लिखेंगे? 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। और यहां से हेलोजन की बात करें तो Cl Br I आयोडीन पहले ब्रेक होगा। इस रिएक्शन में CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो Ri इज मोर रिएक्टिव देन RBr, is more reactive than RCl, is more reactive than RS। ये क्या हो गया? इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। तो E1 रिएक्शन की अगर बात करें तो अल्कोहल चैप्टर अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होगा वही E1 रिएक्शन देगा। 2 डिग्री और 1 डिग्री में बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम नेग्लिजिबल चांसेस है, बहुत कम होता है E1 रिएक्शन, क्योंकि बनने वाला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होता है। सर अगर ये बेंजाइलिक एलाइलिक हो जाए तो फिर तो अलग बात होगी ना यार, मैं तो अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से E1 रिएक्शन है। E1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन तुम देख रहे हो पैरेलल चल रहा है। SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, E1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन, E1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, E1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फॉर रीअरेंजमेंट यहां भी, रीअरेंजमेंट वहां भी। SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वहां यह न्यूक्लियोफाइल था, यहां पर यह बेस है। रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहां भी रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। वहां भी आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव, यहां भी आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव। SN2 और E2 में एक ही डिफरेंस आया था। SN2 और E2 में डिफरेंस क्या था? SN2 की रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री था और E2 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री से बनने वाला एल्कीन एलिमिनेशन में ज्यादा स्टेबल बना, इसलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था। मतलब कंप्लीट एनालिसिस अगर करें तो 4 रिएक्शन पैरेलल चल रहे हैं और उन 4 रिएक्शन में से एक रिएक्शन मेजर हो रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्शन के कंडीशन पे, सबस्ट्रेट पे, सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे, सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने कितने रिएक्शन पढ़े प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर को मिला के? 4 रिएक्शन। कौन कौन सा? SN1, SN2, E1, E2।
गौर से देखें, SN1 रिएक्शन में हीट कर दिया E1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में हीट कर दिया E2 रिएक्शन। SN2 और E2 में एक ही डिफरेंस है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड का। SN2 में मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। E2 में 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। नहीं तो बाकी सब का सब कंडीशन सेम है। तो आप इसे नोट कर ले पहले, उसके बाद चारों का कंपेरिजन हम लोग करते हैं। नोट करें पहले। हाँ बच्चों, अब देखिए यहां पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये तीनों का कंपैरेटिव यहां पर एनालिसिस दिया गया है। देखो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। हमने क्या लिया, देखो ये एक बेस लिया CH3CH2O माइनस और उसका करस्पॉन्डिंग हमने कंजुगेट भी लिया। मतलब ये क्या है, इथोक्साइड आयन है और उसके साथ इथाइल अल्कोहल भी है। अब देखो यहां पर क्या होगा, दोनों चांसेस है, 1 डिग्री है तो सब्स्टिट्यूशन भी होगा, एलिमिनेशन भी होगा। देखो याद रखना एक चीज, 1 डिग्री पे एलिमिनेशन तभी होता है जब ये बेस क्या हो, बहुत ही स्टेरिक हिंड्रेंस वाला हो, जब इस पे आराम से आके अटैक नहीं कर पाए। यहां पर तुम क्या देख रहे हो, 2 हाइड्रोजन है सर, 1 डिग्री है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है। तो जब तक बेस का साइज ये बहुत बड़ा नहीं हो जाए, मतलब यहां भी CH3 आ जाए, यहां भी CH3 आ जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाए, तभी एलिमिनेशन होगा। नहीं तो SN2 रिएक्शन यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मतलब यहां पर E2 के चांसेस बहुत कम है, 5% 6%, जबकि पूरा का पूरा क्या होगा, SN2 होगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया, अब ये भी CH3, ये भी CH3, अब ये बड़ा ग्रुप यहां पर आने में तकलीफ होगा, इसलिए यहां से H को निकालना ये प्रेफर करेगा। तो एलिमिनेशन यहां पर मेजर होगा और सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो माइनर होगा। अब यहां की बात कर लेते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है सर, SN2 को तो भूल ही जाओ, अगर कहीं सब्स्टिट्यूशन होगा भी तो वो SN1 के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा यहां पर SN1 के चांसेस थोड़ा कम है, क्यों कम है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देके छोड़ दिया होता, सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल होता तो सब्स्टिट्यूशन होता। लेकिन यहां पर इथाइल अल्कोहल नहीं है, इथाइल अल्कोहल से पहले क्या दिया गया है, CH3CH2O माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब एलिमिनेशन के मेजर चांसेस हैं। एलिमिनेशन के जब मेजर चांसेस हैं तो यहां पर E2 से मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्कीन, और सब्स्टिट्यूशन जो हुआ SN1 से हुआ। अगर ये नहीं दिया होता तो सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होता। अब बात आती है कि अगर हीट और बढ़ा दे सर, तो जो SN1 हो रहा था वो भी E1 में कन्वर्ट हो जाएगा और 100% E1 प्लस E2 से क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। अगर यहां पर मान लो कि ये नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये होता, तो क्या होता, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और ये बेस के जैसा बिहेव करेगा क्योंकि वो के पास लोन पेयर है, तो 100% एल्कीन मिलता और ये क्या मिलता, E1 मैकेनिज्म से। लेकिन यहां पर इथोक्साइड आयन है इसलिए E2 भी होगा, E1 भी। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड only gives SN2 reaction if base is sterically hindered, like स्टेरिक hindered बेस की अगर बात करें तो जैसे CH3, C, CH3, CH3O माइनस, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, इसको टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन बोलेंगे। तो ये देख रहे हो स्टेरिकली हिंड्रेड है, तो ये इतना बड़ा बेस है कि यहां पर आके अटैक नहीं कर सकता। ये दो ऐसे छोटे छोटे भी हैं फिर भी अटैक नहीं कर सकता, तो यहां पर एलिमिनेशन मेजर हो जाता है। लेकिन नॉर्मल अगर बेस दिया है इथोक्साइड आयन, मिथोक्साइड आयन, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेजर होगा। किसमें, SN1 रिएक्शन, किसमें, यहां पर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। SN मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, SN2 मेजर। E1 ओनली टेक्स प्लेस इफ बेस इज बल्की, नहीं तो मतलब E1 नहीं, E2 एलिमिनेशन ओनली टेक्स प्लेस इफ बेस इज स्टेरिकली हिंडर्ड, अदरवाइज E2 में E2 से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, माइनर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो यहां पर E2 मेजर होगा, SN2 माइनर होगा। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की अगर बात करें तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 मैकेनिज्म होगा, टेम्परेचर हाई कर दिया तो वो भी E1 मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद कुछ और हम लोग जैसे स्टेरिक हिंडर्ड बेस वाली बात किए हैं उसका एक एग्जांपल लेते हैं, नोट करिए। अब
अब देखो बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर बी आर है और इसका रिएक्शन कराया किस चीज से? अल्कोहलिक के वजह से, मतलब CH3CH2O-। और इसी का रिएक्शन एक बार करा दिया टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन से। चल भाई देखते हैं। तो इस कार्बन पे Br अटैच है, तो इस पर एक H भी अटैच होगा, इस पे भी एक H अटैच होगा। ये छोटा बेस है, आराम से जाके यहां पर Br को निकालेगा। ठीक है, आराम से गया और इसको बाहर निकाला। क्या बन जाएगा यहां पर? CH2CH3। ठीक है, तो यहां पर इथॉक्साइड आयन लिया गया है, यहां पर क्या लिया गया है? इथॉक्साइड आयन, CH3CH2O- in the presence of CH3CH2OH। यहां पर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहां पर क्या हुआ? ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, साथ में एलिमिनेशन भी होगा सर, और एलिमिनेशन होगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस इज E2 मैकेनिज्म एंड दिस इज SN2 मैकेनिज्म। दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। ये मेजर है और ये क्या है? माइनर है। अब देखते हैं, ये एक बड़ा सा बेस आया, बड़ा सा बेस आके यहां पर अटैक करना चाहा, कर ही नहीं पाएगा। क्यों? ये इतना बड़ा साइज में है कि यहां अटैक नहीं कर पा रहा है, तो आराम से जाएगा और यहां से H+ को निकालना फेवर करेगा। यहां से H+, यहां से Br-। H+ निकला माइनस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा Br को बाहर निकाला, तो क्या बन जाएगा यहां पर? दिस इज मेजर और सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बहुत कम है। तो ये SN2 जो होगा वो बहुत ही माइनर होगा और E2 जो होगा यहां पर मेजर होगा। तो आप देख रहे हो कि सबस्ट्रेट एक ही है, अगर हमने बेस को चेंज कर दिया तो यहां पर एलिमिनेशन फेवर कर दिया और यहां पर सब्स्टिट्यूशन फेवर हो गया। अगर इसी रिएक्शन में मान लो कि ये 90% हो रहा है और ये 10% हो रहा है, सपोज ऐसे ये 99% के आसपास होगा और ये 1% के आसपास होगा, और अगर हमने यहां पर क्या किया कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये 99.5 हो जाएगा। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये 99 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, एलिमिनेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया तो इसका प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, ये प्रोडक्ट कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, ये रिएक्शन जो है वो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का बेस लिया है। तो बच्चों आज का रिएक्शन इतना, आज हम लोग इतना ही क्लास में करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से एक बार क्लास में पूरी तरह से चारों रिएक्शन, प्रीवियस लेक्चर को और इस लेक्चर को पूरी तरह से देखिए और SN1, SN2, E1, E2 को कंपेयर करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कंपैरिजन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे और हैलो एल्केन नियरली खत्म होने वाला है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।